दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 8। दोस्तों इसमें हम पूछे जाने वाले कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में जो शामिल सामान्य अध्ययन और जीके के प्रश्न हैं ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अनिवार्य और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का वीडियो। यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट संख्या 8। दोस्तों आज का ये जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं इसका पहला प्रश्न देखते हैं, इतिहास से संबंधित है। प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। तो सही उत्तर है चेद वंश। दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल चेद वंश का शासक था और ये महाप्रतापी शासक था। दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिर पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक और राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो सही उत्तर है महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। दोस्तों बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी और महापरिनिब्बाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों और काल का निर्धारण किया जाता है, जिसमें ये प्रदर्शित किया गया है कि उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न है, शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था। तो सही उत्तर है सासाराम बिहार। दोस्तों शेरशाह का जो है ये इसने 1540 से 1545 तक भारत पर शासन किया और कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हुई थी। शेरशाह को बिहार के सासाराम यानी रोहतास में दफनाया गया है। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना है। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। और आप जानते हैं बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया था, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। 1504 में काबुल विजय के बाद उसने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग करके नई उपाधि पादशाह धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। तो ये थे वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों वी.डी. सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इस विद्रोह को उन्होंने सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है लेकिन कठिन है। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। ऑप्शन है बम्बई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में। तो सही उत्तर है वाराणसी में। महात्मा गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर अपना पहला जन भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सर पैथिक लॉरेंस। दोस्तों देखिए 26 जुलाई 1945 को प्रधानमंत्री एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की और नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय किया और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और 2 सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. एलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी गोरखपुर जिला कारागार। दोस्तों काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था और इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाया गया था। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी।
अगला प्रश्न है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? आलू, गन्ना, सनई या चना? तो सही उत्तर है सनई। दोस्तों, हरी खाद ये जो है अविघटित सामग्री का उपयोग कृषि में खाद के रूप में किया जाता है और इसके लिए सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द और जंगली नीला इन सब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में सनई है तो हरी खाद के लिए महत्वपूर्ण जो है फसल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान CRIDA कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न भी कृषि से संबंधित है। देखिए, बहार किस फसल की प्रजाति है? तो दोस्तों, बहार जो है ये अरहर की प्रजाति है। इसके अलावा अरहर की अन्य प्रजातियां अमर, आज़ाद, मालवी चमत्कार, मालवी विकास और पारस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं वेम्बनाड झील केरल की प्रमुख झील है और केरल राज्य में स्थित अन्य झीलों में पेरियार झील, अष्टमुडी झील हैं और पुलिकट झील तमिलनाडु में है, लोकटक झील मणिपुर में है और भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है। तो सही उत्तर वेम्बनाड झील ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने को किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो इसे 10% का नियम कहा जाता है दोस्तों। सही उत्तर है 10% का नियम और इसके अनुसार ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक 10% ही पहुंचता है। शेष 90% अन्य जैविक क्रियाओं और ऊष्मा के जो है उत्सर्जन में समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आप जानते हैं सूर्य होता है। तो सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना A.G. टांसले ने किया था। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा भारत में 4 मठ स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर उन्होंने मठ स्थापित नहीं किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है वाराणसी, जोशीमठ, द्वारका और श्रृंगेरी। तो सही उत्तर है वाराणसी। दोस्तों, आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए थे उनमें देखिए जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी हैं। इसमें वाराणसी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो सही उत्तर है पोंगल जो है ये तमिलनाडु में फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला त्यौहार है और इस समय उत्तर भारत के अनेक राज्यों में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। केरल का प्रमुख त्यौहार दोस्तों आप जानते हैं ओणम है। अगला प्रश्न है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक ये वी.डी. सावरकर की पुस्तक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो सही उत्तर वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो दाल यानी पल्सेज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश और देखिए राजस्थान दूसरा और तीसरा उत्तर प्रदेश का है। तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है स्माग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन और एस्बेस्टोसिस। तो सही उत्तर है यूट्रोफिकेशन। दोस्तों, यूट्रोफिकेशन जो है ये वायु प्रदूषण से नहीं बल्कि जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन है और इससे जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगर 53 हैं दोस्तों। देखिए 53 10 लाखी नगर हैं भारत में 2011 की जनगणना के बाद।
अगला प्रश्न जनगणना से ही संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है सिक्किम, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879 है। उसके बाद सिक्किम, पंजाब और जम्मू कश्मीर इससे थोड़े अधिक हैं। देखिए, 879 हरियाणा का है, 890 सिक्किम का है, 895 पंजाब का और जम्मू कश्मीर 889 है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण संस्थान से है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, राज्य परिषद, लोकसभा, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद। तो देखिए, इसमें जो शब्द है राज्य परिषद, तो दोस्तों इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, हम लोग सामान्य रूप में राज्यसभा कहते हैं, तो उसको राज्य परिषद भी कहा जा सकता है। दोस्तों राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। दोस्तों इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले नहीं दे दी गई हो। तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा यानी राज्य परिषद के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? आपको बताना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या बंदी के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22। दोस्तों अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको समाप्त किया गया था? तो सही उत्तर क्या है? 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को रद्द करके संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो सही उत्तर है 44वां संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पंचायती राज पद्धति। दोस्तों पंचायती राज पद्धति जो है ये तृणमूल लोकतंत्र यानी आधारिक लोकतंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था है यानी आपको बताना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति मिश्रित है दोस्तों। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान हो मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है और भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति इसी प्रकार की है। अगला प्रश्न है, कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? ऑप्शन है आरबीआई, नाबार्ड, वित्त मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो सही उत्तर दोस्तों सही उत्तर है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करने वाली संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति के रूप में किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? तो आपको बताना है एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो नीति थी इसको आर्थिक नीति के रूप में भारत में किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार किया गया था? तो सही उत्तर है 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा उदारीकरण की नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आप जानते हैं मिक्स्ड इकॉनमी वो होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व हो मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे हैं वो कौन सी हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव। तो सही उत्तर है दूर संचार के लिए दोस्तों माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है।
माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें, इनका प्रयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है सोनार। पूछ रहा है कि सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या अवश्रव्य तरंगों का। तो दोस्तों सोनार जो होता है इसका प्रयोग नौसंचालकों द्वारा किया जाता है और इसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर में छोड़ा जाता है। तो ये देखिए ऑप्शन सी, सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसमें सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो आप जानते हैं डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए नवजात शिशु को दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। अगला प्रश्न है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जिसको कि आर्थराइटिस कहा जाता है, किसके जमाव से होता है। ऑप्शन है यूरिया, यूरिक एसिड, एल्बुमिन या कोलेस्ट्रॉल। तो सही उत्तर है दोस्तों, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या आर्थराइटिस गांठों में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। और जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो हिंदी में तो इसे उत्क्रम परासरण कहा जाता है। देखिए कठिन नाम है, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने के लिए आरओ जो है ये उत्क्रम परासरण प्रक्रिया पर काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष रोग की मुक्ति कैसे होती है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिलेंडरी लेंस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है निकट दृष्टि दोष रोग की मुक्ति अवतल लेंस के द्वारा होती है। दोस्तों आप जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसके निवारण के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दादरी, चुनार, चुर्क और डाला ये सभी कारखाने हैं जो क्या उत्पादित करते हैं। तो उत्तर है दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के पास दादरी है, मिर्ज़ापुर ज़िले में चुनार है, सोनभद्र में चुर्क है और डाला ये सभी कारखाने सीमेंट का उत्पादन करते हैं। तो याद रखिएगा दादरी, चुनार, चुर्क और डाला ये सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। हाल में भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 कब आयोजित किया गया था। तो उत्तर है दोस्तों, भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो है ये 21 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी 9mm पिस्टल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए भारत के पहले स्वदेशी 9mm पिस्टल संयुक्त रूप से डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा विकसित किया गया है, ये सही है। इस पिस्टल का डिजाइन और विकास कार्य इन्फेंट्री स्कूल महोब और डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च और डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ARDI पुणे द्वारा अपनी विशेषताओं का उपयोग करते हुए किया गया है, ये भी सही है। और इस पिस्टल का नाम अस्मि रखा गया है जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम। इसका ऊपरी रिसीवर कार्बन फाइबर से और निचला रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन डी सही नहीं है। देखिए ऑप्शन डी इसलिए सही नहीं है कि इसमें जो कह रहे हैं कि भारत का स्वदेशी 9mm पिस्टल ये इन सर्विस 9mm पिस्टल जो है ये ट्रिगर घटक सहित इसके विभिन्न भागों की डिजाइनिंग, इसमें 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है और 4 महीने के रिकॉर्ड समय में इसको तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, 7-8 जनवरी 2021 के मध्य वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 आयोजित हुआ था, इसका मुख्य विषय क्या था। तो सही उत्तर है एडुकान 2020 का उद्देश्य वैश्विक शांति को साकार करने में युवाओं की भूमिका रहा है। अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किस संस्थान के भाग के रूप में पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी।
तो सही उत्तर है राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई के एक भाग के रूप में भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है? तो सही उत्तर है सुनीत शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों 19-20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। दोस्तों गुवाहाटी में असम के लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, देखिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। इसका फोकस था ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। अगला प्रश्न है 6 दिसंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र निर्माण के लिए $231 मिलियन के ऋण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है? तो सही उत्तर है ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है ये असम में है, जिसके विकास के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत को $231 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या युग्म को बताना है आपको। देखिए 8 और 256, तो इसी प्रकार आगे का जो विकल्प युग्म होगा वो क्या होगा? तो देखिए 8 का जो घन यानी क्यूब होता है वो 512 होता है दोस्तों। 10 का क्यूब 1000 होता है। 512 का आधा कितना हो जाएगा? 256। तो 8 का घन जो है 512 है, उसका आधा 256 होता है। उसी प्रकार दोस्तों 10 का क्यूब 1000 होता है, उसका आधा 500 होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 10 और 500, 8 256 का जो संबंध है वही 10 और 500 का है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें दे रहा है कि डी जेड ये है 4 वर्णमाला में आगे से और 1 वर्णमाला में पीछे से बराबर 3। और देखिए जेटी 10 वर्णमाला में आगे से, इसमें से 7 वर्णमाला में पीछे से, तब इसका मान 3 हो जाएगा। उसी प्रकार यस के जो है 19 आता है यस, और के 16, तो 19 में से 16 जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ए वर्णमाला में 1 आगे से आता है और आर वर्णमाला में पीछे से 9 से आता है, और ये 3 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए ए आर इसमें संबंधित सग्म नहीं, विषम युग्म है, विषम शब्द है ये ए आर। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर सोमवार को पड़ता है, तो अरविंद का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? देखिए मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, यानी वह मेरे बाद पैदा हुआ। मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, अरविंद के पैदा होने की तारीख क्या हो जाएगी? मेरा 11 है तो अरविंद का 22 अगस्त हो जाएगा। 11 देखिए 15 अगस्त को कह रहे हैं कि सोमवार पड़ रहा है, तो 22 अगस्त को क्या? 22 अगस्त को भी मंडे ही पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आएगा। अब कह रहे हैं कि अरविंद का जन्मदिन भी किस दिन पड़ेगा? तो सही उत्तर है अरविंद का जन्मदिन जो है वो सोमवार को पड़ेगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? तो 6 और 7 बजे के बीच 6:32 सही 8/11 पर घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां जब एक साथ होंगी वो समय होगा 6:32 सही 8/11। अगला प्रश्न है कोडिंग से संबंधित है। एक विशिष्ट कोड भाषा में रेस्टेड को SDTSFC लिखा जाता है, पॉइंट्स को QNJMUR लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में आपको बताना है बैंड को किस रूप में लिखा जाएगा। तो R में जब 1 बढ़ाएंगे तो S आएगा, E में देखिए E से 1 घटाएंगे तो D आ रहा है, R में 1 बढ़ाएंगे तो S आ रहा है, E से 1 घटाएंगे तो D आ रहा है।
यस में 1 बढ़ाएंगे तो टी आ रहा है और टी से 1 घटाएंगे तो एस आ रहा है। तो इसी तरह से आपको सेट करना है, पहले 1 बढ़ाना है फिर 1 घटाना है। तो बी में पहले 1 बढ़ाएंगे तो सी आएगा, उसके बाद ए में से 1 घटाएंगे तो जेड आएगा, फिर आप देखिए एन के आगे ओ आ जाएगा, उसके बाद एन से पहले ये आ जाएगा एम क्योंकि डबल एन है, उसके बाद ई जो है इसके आगे एफ आ जाएगा और डी के पहले सी। तो CZOMFC ये कौन सा ऑप्शन है? ये है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, CZOMFC लिखा जाएगा बैंड को। अगला प्रश्न है 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितने रुपए की व्यवस्था की गई है? तो सही उत्तर है 18,172 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये वीडियो न केवल यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए बल्कि अन्य परीक्षाओं जैसे यूपी SSS PET परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।